स्टूडेंट्स, दिस इज महावीर जैन। और अभी हमने पहले वाले जो वीडियो देखे बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम, अब हम इसी फील्ड का एक जो डिप्लोमा कोर्स है वो है एएनएम, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। इसमें बॉयज़ पार्टिसिपेट इस कोर्स में नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए ये कोर्स है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स एएनएम। एएनएम का जो काम रहता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो प्राइमरी डील्स के लिए रहता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर को मान लो किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो उससे पहले और बाद की पूरा सेटिंग करना, उसके अलावा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, पेशेंट का केयर करना, ये सभी जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो सारा जो प्रोसेस है वो एएनएम देखती है। एएनएम कोर्स की अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो एएनएम का जो कोर्स कंप्लीट ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का रहता है। साथ में इसके साथ इंटर्नशिप भी रहती है। तो कुछ कॉलेजेस तो 2 ईयर का कंप्लीट कोर्स प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करवाते हैं, और कुछ आपका 2 ईयर में भी इंटर्नशिप 18 प्लस इंटर्नशिप 6 मंथ का इंटर्नशिप रहता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एएनएम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वही जीएनएम का भी रहता है। इसमें भी 10+2 आपको 50% मार्क्स चाहिए और 70 ईयर का एज होना चाहिए, तो आप एएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एएनएम कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम के लिए इंडिया की हर एक स्टेट में काफ़ी सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। अगर अपन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देखें तो 1800 प्लस कॉलेजेस हैं एएनएम के लिए, जो ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और जैसे राजस्थान की बात करें तो आरयूएचएस के थ्रू जो कॉलेजेस अप्रूव्ड है उन कॉलेजेस में आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाएगी, है ना। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस ना के बराबर होती है, बिल्कुल नॉमिनल फीस के ऊपर एडमिशन होता है। जैसे राजस्थान में एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें बहुत नॉमिनल फीस पे आपका एडमिशन हो जाता है, और परसेंटेज मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती है। तो आपका जो लोकल सीएमएचओ ऑफिस है वहाँ पे आपको इसका पूरा ऑनलाइन फॉर्म आता है, फॉर्म आपको फिल करना होता है और आपको पूरा उसके डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है, मेडिकल ऑफिसर है, उनके ऑफिस में भेजना होता है। उसके थ्रू आपको पूरा मेरिट के थ्रू अलॉट होता है, और जैसे राजस्थान में तो आरयूएचएस के थ्रू पूरा प्रोसेस होता है। सैलरी की अगर हम बात करें कि एएनएम कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है, तो वो हॉस्पिटल पे और डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट हॉस्पिटल में आपको सैलरी पैकेज भी डिफरेंट ही मिलेगा। लेकिन अगर इनिशियली हम बात करें तो 15,000 रुपये से लगाकर आपको 35,000 रुपये तक आपको जॉब मिल सकती है। एरिया की बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सभी जगह जॉब अवेलेबल है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, एनजीओज हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, इन सभी में जाके आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है। कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी हो गया, निम्स यूनिवर्सिटी हो गया, तिनथंगन महावीर यूनिवर्सिटी हो गया, रामा यूनिवर्सिटी हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी हो गया, काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एएनएम जीएनएम के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, नर्सिंग फील्ड के काफ़ी सारे कोर्सेज और पैरामेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एएनएम कोर्स करने के बाद में जॉब स्कोप्स की तो 1% भी कोई कमी नहीं है, बट यही है कि आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, उससे बेटर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो बीएससी, अगर बायो स्ट्रीम से हैं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। एएनएम अगर मान लो कि आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप एएनएम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एएनएम कोर्स के बाद अपने कोर्स को अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, या आगे फर्दर डिप्लोमा कोर्स या आगे पीजी कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम तीनों कोर्स लेके आए हैं। और अगर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिटेल आपको जाननी है, और या बाकी के कोर्सेज जैसे आयुष कोर्सेज हो गए, बाकी सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप अगर कोई भी कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अदर कोर्सेज की भी इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज महावीर जैन, और आज का हमारा जो ये वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। जो भी इंडिया में एनिमल्स लवर हैं, जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, है ना, और अब तो ये क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत घरों में लोग आजकल एनिमल्स को रखने लग गए हैं। तो काफ़ी लोगों में ये कोर्स पॉपुलर होता जा रहा है। तो अगर हम एमबीबीएस कोर्स नहीं कर रहे हैं या आयुष के कोर्सेज में एंटर नहीं कर रहे हैं तो वेटरनिटी फील्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस, आज जो हमारा वीडियो है वो है BV80 के ऊपर। BV80 की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस, और इसको BV80 AH भी बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो बैचलर ऑफ
वेटरनिटी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर टोटल कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो ये रहता है। अब अगर कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ, BUSC का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो वैसे तो 5 साल का होता है, प्लस 6 मंथ का इसमें इंटर्नशिप एक्स्ट्रा होता है, और इंटर्नशिप आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। तो अगर कंप्लीट ड्यूरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो 5.5 साल का कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन है इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम एज इट इज़ आपका नीट वाला ही है। MBBS में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेटरनरी कोर्स के लिए भी होता है। उसमें सबसे पहले तो 12th PCB में आपको 50% मार्क्स चाहिए इन जनरल कैटेगरी, और उसके अलावा नीट क्वालिफाई आपको होना पड़ेगा। नीट अपीयर करके नीट क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोग MBBS चॉइस करते हैं, उसके बाद BDS, उसके बाद आयुष कोर्सेज, और उसके बाद वेटरनिटी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं और उसके अलावा इंटरेस्टेड हैं उनको सर्व करने के लिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उसके लिए ये कोर्स बेस्ट है और नीट क्वालिफाई आपको होना रहेगा। अगर BUSC की बात करें तो काफ़ी सारे इसके कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी हैं जिनमें ये कोर्स अवेलेबल है। तो स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और आप मेरे व्हाट्सएप से भी मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट सारी अवेलेबल करा दूँगा। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम 17 ईयर वही जो MBBS कोर्स में होता है वही आपका इसमें भी एप्लीकेबल होता है। मिनिमम 17 ईयर आपका एज होना चाहिए 31 दिसंबर तक। कोर्स फीस की अगर हम बात करें तो कोर्स फीस डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट है, और अगर मिनिमम बात करें तो 10,000 से लगाकर आपका 1 लाख रुपए तक आपको कोर्स फीस इसमें आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की 20-25 हज़ार रुपये के करीब आपकी फ़ीस रहती है, और प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है। इसलिए मिनिमम अगर आप देखें तो 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें। अगर सैलरी की बात करें कि क्या स्कोप है वेटरनिटी कोर्स करने के बाद में, क्या स्कोप है, तो वेटरनिटी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, और आज की डेट में अगर अपन देखें तो इंडिया में इसका स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है, और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं जो वेटरनिटी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो इसमें बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और गाँव में हर जगह पे, रूरल एरिया में तो बहुत ही अच्छा स्कोप बरसों से चला आ रहा है, और बहुत अच्छा स्कोप अवेलेबल है। तो अगर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 25,000 से लगाकर 50,000 के बीच में आपका सैलरी लगभग रहता है। जैसा आयुष कोर्सेज में है उतना ही है, लेकिन आप इसमें अच्छा प्रैक्टिस अगर करते हैं तो सभी कुछ आपका डिपेंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे आप पर डे कितने आज डॉक्टर बने हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वही होती है कि आप कितने पेशेंट देख रहे हैं, कितने पेशेंट के बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी है, और आप पे कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, और उसी के हिसाब से आपका सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड होता है। अगर जॉब पोजीशंस की बात करें कि जॉब पोजीशंस क्या क्या रह सकती है, तो वेटरनरी डॉक्टर हो गए, वेटरनरी रिसर्च असिस्टेंट हो गए, वेटरनरी सर्जन हो गए, एनिमल ब्रीडर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए। काफ़ी सारी जॉब पोजीशंस हैं जिनके ऊपर आप आगे फर्दर जाके प्लेस हो सकते हैं, और वो सारी पोजीशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सभी जगह आपको जॉब स्कोप अवेलेबल है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, उसके अलावा रूरल में रूरल वेटरनिटी हॉस्पिटल्स हो गए, उन सब में आपको जॉब स्कोप अवेलेबल है। कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, नागपुर वेटरनिटी कॉलेज नागपुर, गुरु अंगद देव वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना, इस टाइप से काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है। BBSC में आपको स्पेशलाइजेशन भी मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, और आप इसमें पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे BBSC एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग हो गया, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, वेटरनिटी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वेटरनिटी पैथोलॉजी हो गया, वेटरनिटी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट हो गया। काफ़ी सारी अलग अलग इसमें स्पेशलाइजेशन है, तो आप स्पेशलाइजेशन में भी के थ्रू आप कर सकते हैं। आपका जो चॉइस वाला स्पेशलाइजेशन है आप उसमें एंटर कर सकते हैं। एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें तो 2017 के बाद नीट कंपलसरी हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर अपन बात करें तो AIPVT चलता था। उसके अलावा अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम भी चलते हैं, जैसे राजस्थान में RPVT है, मध्य प्रदेश में MPVT है, उसके अलावा BHU UET हो गया, JCE CE हो गया,
झारखंड का, यूपी के टेट हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट वाइज भी अवेलेबल है, तो आप स्टेट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के डायरेक्ट एग्ज़ाम भी होते हैं, तो कुछ कॉलेज डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसको भी आपको भरना चाहिए। तो गाइस, हमने BVSC के बारे में देखा। अब MVSC भी कर सकते हैं आगे फर्दर जॉब स्कोप के रूप में। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो ज़रूर इसको फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें आगे फर्दर क्या वीडियोस बनाना है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना है, ये भी आप हमें गाइड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली पिंग करके मुझे बोल सकते हैं कि सर मुझे इसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए, इस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर, कोर्स के ऊपर, एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। आपको जिस भी टाइप का कोई वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको ज़रूर बना के दूँगा। और उसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन। और आज हमारा ये जो वीडियो है वो स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जुलाई में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और नीट के एग्ज़ाम के बाद में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी MBBS कोर्स होने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को MBBS कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाता है, और जो बच्चे फॉरेन में भी मेडिकल एजुकेशन के लिए MBBS कोर्स के लिए नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने एक सेकंड ऑप्शन के रूप में BAMS कोर्स को प्लान कर सकते हैं। BAMS कोर्स भी MBBS की तरह ही है, बस MBBS कोर्स के अंदर जो है एलोपैथी के ऊपर स्टडी चलती है और BAMS के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर स्टडी चलती है। ये पूरा आयुर्वेद से बिलोंग करता है। इसका जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS भी MBBS की तरह ही एक प्रोफेशनल डिग्री है और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लगभग सेम होता है। BAMS का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल होता है, 5 साल 6 महीने का कोर्स है। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 18 महीने का कोर्स चलेगा, सेकंड फिर प्रोफेशनल 2 जो चलेगा वो भी 18 महीने का कोर्स चलेगा, और फिर प्रोफेशनल 3 चलेगा, वो भी 18 महीने का कोर्स चलेगा। 18 मंथ्स के 3 पार्ट चलेंगे, प्रोफेशनल 1, प्रोफेशनल 2 और प्रोफेशनल 3। उसके बाद 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी, जो कि इंटर्नशिप कंपलसरी होगी। BAMS कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम नीट वाला ही क्राइटेरिया रहेगा। जो MBBS कॉलेज के लिए जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया आपके BAMS कोर्स के लिए भी रहेगा। और BAMS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर अपन बात करते हैं तो 12th में जनरल कैटेगरी में 50% होना जरूरी है PCB में, और अनरिजर्व कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स होना जरूरी है। और उसके अलावा नीट में क्वालिफाई आपको होना ही पड़ेगा, नीट क्वालिफाई स्कोर कंपल्सरी। अब अगर BAMS कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो ये अलग अलग स्टेट्स में फीस अलग अलग है और कॉलेज पे भी डिपेंड करती है कि कौन से स्टेट का कौन सा कॉलेज आप ले रहे हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर अपन एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस रहती है वो 35,000 से लगाकर 90,000 रुपये के बीच में है लगभग। जबकि अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये लगभग 1,20,000 से 3.5 लाख रुपए के बीच में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है। तो आप सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर भी आप चेक कर लें। अब अगर BAMS कोर्स के अपन जॉब स्कोप की बात करें, अगर सैलरी की बात करें तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन भी। लेकिन अगर अपन एक नॉर्मल सैलरी की बात करें या पर्टिकुलर डिजिग्नेशन की बात करें कि किस डिजिग्नेशन पे आप जाते हैं, अगर मेडिकल ऑफिसर की रैंक पे अगर आप जाते हैं तो MBBS कोर्स में जितनी मेडिकल ऑफिसर की सैलरी रहती है उतनी ही आपकी रहती है। लेकिन डॉक्टर की अगर अपन बात करें, अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलती है तो अगर उसकी बात करें तो BAMS कोर्स के बाद आपकी सैलरी जो नॉर्मल सैलरी स्टार्ट होती है वो 25 से 30,000 रुपये की सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे अगर उसके अंदर ग्रोथ करेंगे तो धीरे धीरे जॉब स्कोप, सैलरी स्कोप बढ़ सकता है। BAMS के लिए इंडिया में हर एक स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज भी अवेलेबल है, प्राइवेट कॉलेज भी अवेलेबल है। तो आप कॉलेजेस की अगर बात करें तो कुछ जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की, तो वो आप वहाँ से पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं। BMS के लिए भी जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल नीट जैसा ही प्रोसेस होता है। इसमें भी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग चलती है। स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स है, हर एक स्टेट की अपनी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, सभी राउंड्स इसमें भी चलते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है। तो जो भी बच्चे BMS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर नीट रिजल्ट, वो अपना ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के लिए आयुष की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस से गुजर सकते हैं ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके। तो 2022 के लिए BMS के लिए आप इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो ncismindia.org से भी चेक कर सकते हैं। NCISM जो है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर इसकी फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल BMS कोर्स से रिगार्डिंग आपको चाहिए 2022 के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अब आगे जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो पूरे अलग अलग कोर्स के ऊपर बनाने वाले हैं, मेडिकल से रिलेटेड और अदर स्ट्रीम से रिलेटेड। तो आप हमसे हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे से आगे जो नए वीडियोस आए वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और बहुत ही पॉपुलर कोर्स BDS, जो कि आफ्टर MBBS सबसे पॉपुलर कोर्स है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा MBBS रहता है और सेकंड प्रायोरिटी स्टूडेंट्स का। वैसे अब BMS भी बहुत ग्रोइंग है, बट BDS कोर्स सेकंड प्रायोरिटी हमेशा से रहा है। BDS की अगर हम बात करें तो BDS 5 ईयर का टोटल ड्यूरेशन है, जिसमें 4 ईयर का कंप्लीट उसका एजुकेशन एकेडमिक्स है, प्रैक्टिकल्स हैं और 1 ईयर का कंप्लीट इंटर्नशिप है। तो टोटल अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें तो 4 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, टोटल 5 ईयर कोर्स है। अगर आपको एज ए डेंटिस्ट वर्क करना है तो BDS ही एक ऐसा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके थ्रू आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आपको डेंटिस्ट बनना है या आपका इस फील्ड में रुचि है, डेंटिस्ट फील्ड में, तो आपको BDS कोर्स करना ही होगा। BDS कोर्स जो है वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। तो अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो फ्यूचर में जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको डेंटिस्ट की डिग्री मिलेगी पूरा और BDS का डिग्री मिलेगा। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस या जॉब कर सकते हैं। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी रेगुलेट बॉडी रहेगी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी सेम MBBS कोर्स वाली ही होती है इसमें, और सेम प्रोसेस जो है वो MBBS कोर्स वाला ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो 10+2 में 50% मार्क्स आपको कंपलसरी है। PCB के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर 50% मार्क्स आपके 10+2 में किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपको पास आउट होना होगा। सेकंड ऑप्शन, आपको नीट 100% अपीयर करना पड़ेगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सीट्स मिलती है वो नीट के बिहाफ पे ही मिलती है और जो काउंसलिंग प्रोसेस MBBS की चलती है वही काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको BDS की भी सीट अलॉट होती है। फर्स्ट में MBBS की सीट्स फिल होती है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको BDS कोर्स मिलता है। अगर BDS के नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात की जाए तो लास्ट ईयर का डेटा था लगभग 315 कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं टोटल, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ गए जो कि डेंटल कोर्स कराते हैं। तो टोटल 315 अप्रॉक्स हैं। अब उसमें कुछ और बड़े हो सकते हैं इस साल के लिए, बट अभी लास्ट ईयर का डेटा की अगर हम बात करें तो 315 कॉलेज थे। और अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो पहले 26,000 थी, अभी लास्ट ईयर तक 27,000 सीट के अप्रॉक्स हो चुकी है। तो 27,000 स्टूडेंट्स के लिए BDS की सीट्स अवेलेबल है। और अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 51 कॉलेजेस इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसके अलावा रेस्ट 260 अप्रॉक्स 265 के अप्रॉक्स आपका प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है। हर स्टेट वाइज 2 से 3-4 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है BDS कोर्स के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस तो जैसे MBBS का कम होता है वैसे ही BDS का भी कम होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो लगभग ये 1 लाख से लगाकर 6 लाख रुपए के बीच में, कुछ कॉलेजेस का 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, कुछ का 3-3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है,
प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हर एक कॉलेज का प्राइवेट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर लगभग आपको डिफरेंट मिलेगा। तो पहले कॉलेज का आप फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर लें। अब जब आपका इंटर्नशिप चलता है, जैसे आपका टोटल 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो 1 साल की इंटर्नशिप होती है उसमें कुछ स्टाइफंड्स भी मिलते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये के, 15 से ऊपर भी कुछ कॉलेजेस का स्टाइफंड मिलता है। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। हम जॉब स्कोप की बात करें तो डेंटल के बाद सेम एमबीबीएस में जो स्कोप्स हैं वही स्कोप डेंटल फील्ड में भी अवेलेबल है। बस ये है कि इसमें आपको जो मिलेगा वो डेंटल फील्ड में मिलेगा। तो सेकंड अगर हम बात करते हैं इसमें जॉब स्कोप की, तो जैसे कि डेंटिस्ट हो गया, है ना, रिसर्च डेंटिस्ट हो गया, उसके अलावा आप किसी रेपुटेड हॉस्पिटल के अंदर एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं, डेंटिस्ट काम कर सकते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा रिसर्च वर्क में भी आप काम कर सकते हैं। अगर एवरेज सैलरी की अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर बीडीएस आपको क्या स्कोप लेवल मिलेगा, क्या जॉब लेवल मिलेगा, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने अच्छे डेंटिस्ट बनते हैं। कि अगर मान लो कि आप बीडीएस कोर्स करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल सैलरी की बात करें हम तो 40 से 50 हज़ार रुपये के करीब आपको इसमें सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लान करके चल सकते हैं। लगभग इतनी मिलती है और ये डिपेंड करेगा अलग अलग फील्ड का कि आप रिसर्च वर्क में हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, या एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, या खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर रखा है, या गवर्नमेंट डेंटल के अंदर है, आर्मी की डेंटल हॉस्पिटल में है, या किस लेवल पे किस जगह आप काम कर रहे हैं। बट ये एवरेज अगर अपन बात करें तो 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर फर्दर स्कोप लेवल की बात करें तो बीडीएस के बाद में आप एमडीएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके अलावा आप और भी काफ़ी सारे फील्ड है उसमें कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की फर्स्ट चॉइस एमडीएस ही रहता है। सेकंड चीज़ इसमें एक जो चीज़ है कि डेंटल कोर्स के बाद में, बीडीएस के बाद में बहुत सारे बच्चे इंडिया में ही जॉब सर्च करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फॉरेन में भी बहुत अच्छे जॉब स्कोप हैं आज की डेट में। तो आप बीडीएस कोर्स करने के बाद में आप फर्दर मास्टर्स के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं। सेकंड चीज़ फॉरेन जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, काफ़ी सारे स्कोप्स अवेलेबल है। अगर हम एडमिशन्स की बात करें कि बीडीएस के बाद नीट में कितना स्कोर चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या कितना नंबर होना चाहिए कि हमको बीडीएस में कॉलेज मिल जाता है। तो जैसे कि नीट का पेपर आपको पता है कि 720 नंबर का पेपर होता है। तो स्टार्टिंग के जो हाईएस्ट रैंकर है कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 138 नंबर, तो क्या 138 पे आपको बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत अच्छी उसमें भी रैंक चाहिए कि जैसे अगर हम बात करें कि लगभग कितने नंबर चाहिए, तो लगभग 450 से ऊपर नंबर अगर आपके पास है तो आपको बीडीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो सबसे ऊपर जैसे आपके पास 600 प्लस नंबर हैं तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद अगर अपन नीचे बात करें तो बीडीएस जो स्टार्टिंग हो सकता है वो 450 नंबर के लगभग स्टार्ट हो सकता है। और फिर वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड भी करेगा कि प्राइवेट कॉलेज में जैसे राउंड चलेगा, फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ जाती है, फिर सेकेंड राउंड, फिर मॉपअप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर अपन बात करते हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। लगभग अगर आपका कम से कम आपका 450 नंबर अप्रोक्स अगर आपके पास है तो आपको बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा बीडीएस कोर्स के लिए। ऐसे ही हम आपके लिए आगे से आगे नए कोर्सेज और एग्जामिनेशंस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस लाते रहेंगे। तो थोड़ा हमको मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो नए वीडियोस जो आने वाले हैं वो वीडियोस आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि अदर स्टूडेंट्स तक हमारी जो डिटेल्स है कोर्सेज की वो पहुँच पाए। और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगती है या कुछ भी आपको लगता है, सजेशंस लगता है हमारे लिए, तो प्लीज़ मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप सजेशन भेजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे कमेंट करिए और अच्छे से अच्छे हमको सपोर्ट करिए, गाइड करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन। और अभी पहले वाला जो वीडियो अपन ने देखा BAMS के लिए, अब ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं वो है BHMS के लिए। सेम कोर्स है, जैसे BAMS कोर्स होता है वैसे ही BHMS कोर्स होता है, सिर्फ डिफरेंट मेडिसिन्स के ऊपर है। जैसे MBBS कोर्स जो होता है वो एलोपैथी के ऊपर होता है, BMS कोर्स जो है आयुर्वेदिक के ऊपर होता है। ऐसा ही थर्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के रूप में जो काम में लिया जाता है वो है
होम्योपैथी, और होम्योपैथी का कोर्स जो है वो है BHMS। BHMS कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल का कोर्स होता है। जैसे BMS के अंदर 5.5 साल का कोर्स होता है, वैसे ही BHMS के अंदर भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल तो आपकी स्टडी चलती है, एकेडमिक्स चलता है, और 1 साल जो 12 महीने का है आपका इंटर्नशिप चलता है। तो टोटल मिला के 4.5 साल प्लस 1 साल 5.5 साल का टोटल कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन है BHMS कोर्स का। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो BHMS कोर्स के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है जो MBBS कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, जो BMS के लिए है वही BHMS के लिए कोर्स एलिजिबिलिटी है। 12th में आपको PCB में 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, प्लस आप नीट क्वालिफाई होने कंपलसरी है। नीट का एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है और उसमें क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, और नीट की जैसे काउंसलिंग चलती है वही काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू इसमें आपको आगे प्रोसेस करना होगा। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12 PCB 50% प्लस नीट क्वालिफाई आपको मिनिमम होना होगा। उसके बाद आप इसके अंदर एलिजिबल हो, लेकिन जो कॉलेज मिलेगा वो टॉप जो नीट स्कोर वाले बच्चे होंगे उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलता है। BHMS की काउंसलिंग भी BMS जैसी होती है। BHMS की काउंसलिंग के लिए भी सेम आयुष की वेबसाइट से आपको प्रोसेस करना होगा और काउंसलिंग अपीयर करना होगा, जिसमें AACCC जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस आपका चलेगा। BHMS के एज क्राइटेरिया की अगर अपन बात करें तो वही 17 ईयर मिनिमम आपका 31 दिसंबर तक होना ज़रूरी है। तो 17 ईयर मिनिमम एज क्राइटेरिया BHMS के लिए भी वही है जो BMS के लिए और अदर कोर्सेज के लिए होता है। BHMS के कुछ अच्छे कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो GGSIPU, गोवा यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन, DY पाटिल कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप कॉलेजेस की डिटेल पूरी निकाल सकते हैं, और चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी पूरा डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं कॉलेजेस के बारे में। BHMS का जो फीस है वो लगभग BMS जैसा ही रहता है कॉलेजेस का। होम्योपैथिक जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर BMS के फ़ीस स्ट्रक्चर जैसा ही है। लगभग 30,000 से लगाकर 90,000 रुपये तक आपका कोर्स फीस रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, और प्राइवेट कॉलेजेस का वही 1,20 से अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए के करीब रहता है। ये डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट होता है, और स्टेट वाइज भी ये आपको डिफरेंट मिलेगा। तो किसी भी कॉलेज के अपीयर करने के लिए आप सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाके वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर कर सकते हैं। सैलरी की अगर अपन बात करते हैं कि BHMS कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप क्या रहता है, सैलरी कितनी रहती है, तो एक अभी ग्रोइंग स्टेज है और ग्रो कर रहा है काफ़ी। अगर कुछ समय से देखें तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन ये सभी ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में इसको काम में ले रहे हैं, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर या है ही नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होने की वजह से लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। और अगर अपन इसके अंदर स्कोप लेवल, सैलरी लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी वही 25,000 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। BHMS के बाद में भी आप आगे फर्दर स्टडी के स्कोप्स देख सकते हैं। जैसे MBBS के अंदर आगे जाके MD प्रोग्राम होता है, वैसे ही आप BHMS के बाद में भी MD सभी स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में MD अवेलेबल है। तो MD करने के बाद में आपको जॉब स्कोप भी अच्छा मिल जाएगा और एक अच्छी हैंडसम सैलरी के ऊपर आप जा सकते हैं और अच्छा लेवल अपना बना सकते हैं। अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री है इसमें, एनाटॉमी है इसमें, हिस्टोलॉजी है इसमें, फॉरेंसिक मेडिसिन्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी है, सभी तरह के सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। अगर कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज या रिक्रूटमेंट फील्ड्स की बात अगर अपन करें तो इसमें सभी आयुर्वेदिक में जिस तरह के फील्ड्स अवेलेबल है वैसे ही होम्योपैथिक में सारे फील्ड्स अवेलेबल है। जैसे कि क्लिनिक्स हो गया, नर्सिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, रिसर्च सेंटर हो गए, ठीक है, स्टोर्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, कंसल्टेंसी फर्म्स हो गई, या मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हो गई, उसके अलावा फार्मेसी हो गई। तो ये सारे फील्ड्स इसमें अवेलेबल है, जिसमें आप आगे जाके मेडिकल ऑफिसर हो गया या क्लिनिक अटेंडेंट हो गया, सभी तरह के स्कोप्स अवेलेबल है, सभी फील्ड्स अवेलेबल है।
अब अगर आपको फर्दर इसी तरह से हमारे अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो आप सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और सेकंड चीज़ हम अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियोस ला सकें। और अभी हमारे फर्दर और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। धीरे धीरे हम सारे कॉलेजेस का भी आपको वीडियोस बना के देंगे। कॉलेज के अंदर जो जो भी फैसिलिटीज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, उन सब के लिए भी हम अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ महावीर जैन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैब टेक्नीशियंस के ऊपर। उसमें एक कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है हमने इसके पहले बनाया है, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहां से उसको डीएमएलटी कोर्स की पूरी डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जितने कोर्सेज मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे एमबीबीएस हो गया, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीडीएस, फार्मेसी, इन सभी के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप अलग अलग कोर्सेज़ की जो भी डिटेल देखना चाहें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है बीएमएलटी के ऊपर, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे डीएमएलटी जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है, वैसे ही बीएमएलटी जो है वो बैचलर प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बीएमएलटी के ऊपर है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जो इसका टाइप है वो है डिग्री है, बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। तो आफ्टर 12th अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर एज ए मेडिकल टेक्नीशियन के लिए तो आप इस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीएमएलटी का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर प्रोग्राम होता है, एक डिग्री प्रोग्राम है, प्लस इसके साथ इंटर्नशिप भी है। 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप भी करनी चाहिए और 6 मंथ की इंटर्नशिप भी है। तो 3 ईयर प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप हमेशा करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। किसी के अंडर में काम करते हैं तो एक आपको जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या उस पर्टिकुलर एरिया में जो जिस तरह के पेशेंट आते हैं वो सब कुछ सीखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, पीसीबी चाहिए आपको, प्लस 10+2 के अंदर आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और कुछ कॉलेजेस 45% मार्क्स पे भी ले लेते हैं, लेकिन आप अगर 50% मार्क्स है तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, बट कुछ स्टेट में जो काउंसिल है, जैसे राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल काउंसिल जो है उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और काउंसिल के थ्रू ही आपको कॉलेज अलॉट होगा और आगे का प्रोसेस होगा। अदरवाइज ऐसा कोई नीट जैसा इसमें एग्जामिनेशन नहीं है और अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप वो देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि 3 ईयर का प्रोग्राम है तो इसका फीस बजट थोड़ा सा डीएमएलटी से ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो 2 ईयर का प्रोग्राम है और ये 3 ईयर का प्रोग्राम है तो इसमें भी अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये से लगाकर आपका 3-3.5 लाख रुपए तक आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, तो आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करें काउंसिल के थ्रू उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। और कुछ स्टेट में तो काउंसिल है ही नहीं, तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। और कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू भी आपको लेते हैं। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू भी आपको ले लेते हैं। अगर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर प्रोग्राम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सैलरी पैकेज आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है। डीएमएलटी के थ्रू अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और एक बैचलर प्रोग्राम के थ्रू अगर जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तो थोड़ी कम ही है, लेकिन धीरे धीरे आपका ग्रोथ इसमें आराम से हो जाता है। तो अगर सैलरी की बात करें तो ईयरली अगर अपन पैकेज की बात करें तो 2 लाख से लेकर 4 लाख तक का इनिशियल पैकेज आपका लग सकता है। और बाकी आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितने स्पेशलिस्ट बन गए हैं उसके अंदर, तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल और पर्टिकुलर सेक्टर भी आपको अच्छा पैकेज दे सकता है। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो जॉब प्रोफाइल्स इसमें वही है, जो डीएमएलटी जैसी ही जॉब प्रोफाइल्स है वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ग्रोथ लेवल मिल सकता है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो गया, हेल्थ केयर टेक्नीशियंस हो गए, कार्डियक टेक्नीशियंस हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, R&D टेक्नीशियंस हो गए, इस तरह की सारी जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है। एज क्राइटेरिया इसमें भी 17 ईयर है, जैसे बायोलॉजी की सभी कोर्सेज में होता है। मिनिमम 10+2+17 ईयर आपका एज क्राइटेरिया
इनिशियल है, 17 साल के आप कम से कम होने ज़रूरी है। जॉब रिक्रूटर्स की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर इसमें अवेलेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट रिसर्च लेब्स भी अवेलेबल है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सभी हॉस्पिटल अवेलेबल है, क्लिनिक्स अवेलेबल है। उसके अलावा अब अच्छे से अच्छी लेब्स भी अवेलेबल है। इसमें अगर अपन कुछ बात करें तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर लाल पैथ लेब्स हो गया, उसके अलावा SRL डायग्नोसिस हो गया, उसके अलावा 7 हिल हॉस्पिटल हो गया, नारायणा हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया। बहुत सारे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इंडिया में और जॉब स्कोप अवेलेबल है। तो रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। सिर्फ यही है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है, तो आपको अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी लेवल पे जॉब मिल सकती है। अगर फर्दर जॉब स्टडी की अगर अपन बात करें कि जैसे DMLT है तो DMLT एक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद अगर अपन BMLT की बात करें तो ये बैचलर प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट। अब बैचलर प्रोग्राम के बाद में अगर आगे फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें MSc अवेलेबल है, MSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके अलावा काफ़ी सारे PG अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है BMLT, ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप फर्दर इसमें स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है। उसके अलावा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि आज की डेट में हर हॉस्पिटल में एक लैब्स तो है ही है, और लैब के अंदर हर जगह आपको एक्सरे फैसिलिटी, CT स्कैन, MRI, आज की तारीख में सब हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल है, और वहाँ पे लैब्स, लेबोरेटरीज अवेलेबल है, तो वहाँ पे जॉब स्कोप अवेलेबल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और किस टॉपिक के ऊपर हमको वीडियो बनाना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर कोर्स की और कोई इन्फॉर्मेशन, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन या फीस स्ट्रक्चर्स या पर्टिकुलर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी कोर्स के लिए चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ महावीर जैन। और अभी हमने पहले वाले वीडियोस देखे BMS, BHMS, BUMS सभी तरह के कोर्सेज़ के बारे में। आज हम अगला कोर्स लेके आए हैं आपके लिए, BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। BNYS सेम कोर्स है जैसा कि BMS, BHMS, BUMS है, वैसे ही एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में नेचुरोपैथी भी अभी बहुत ग्रोइंग है। और योगा के बारे में तो आप सबको पता ही है कि योगा साइंस आज की तारीख में कितना बूम पे है। हर आदमी योगा के लिए मोटिवेट कर रहा है और खुद मोटिवेट हो रहे हैं, और कोविड के बाद में तो लोगों ने योगा को बहुत अडॉप्ट किया है। तो अब आज जो हमारा जिस कोर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसका भी कोर्स ड्यूरेशन सेम रहता है। कोर्स ड्यूरेशन जितना BMS, BHMS, BUMS का है वही कोर्स ड्यूरेशन BNYS का भी रहता है। BNYS कोर्स का जो ड्यूरेशन है 4.5 साल का तो कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। सेम ड्यूरेशन है, कोर्स कंटेंट भी लगभग मैक्सिमम सेम रहते हैं, बस 40-50% पार्ट जो रहता है वो योगा साइंस का, नेचुरोपैथी का एक्स्ट्रा रहता है। अदरवाइज MBBS का कुछ पार्ट होम्योपैथी में भी आता है, आयुर्वेदिक में भी आता है, यूनानी मेडिसिन में भी आता है, और BNYS में भी आता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस भी सेम रहता है। 10+2 स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स के साथ करना ही है। 10+2 में एटलीस्ट बच्चे के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में नीट क्वालिफाई हो तो वो नीट के थ्रू अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगा। नीट कंपलसरी है, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस विदाउट नीट भी 12th मेरिट के ऊपर भी एडमिशन्स ले लेते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में विदाउट नीट भी एडमिशन होता है, वो आप कॉलेज के थ्रू चेक कर सकते हैं। अदरवाइज नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलेगा तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। BNYS का लगभग 25 से 50,000 रुपये के लगभग फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज की अगर अपन बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा ही रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस में एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीज़ की अगर अपन बात करें, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा ही रखते हैं, तो वहाँ पे फ़ीस आपकी ज़्यादा हो सकती है। 1 लाख से लगाकर 3 लाख रुपए तक भी BNYS की फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है।
अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्टेट का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो एक बार आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी अपना फीस स्ट्रक्चर चेक कर लें। जिस भी कॉलेज में आप जाने में इंटरेस्टेड है उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग से ज़रूर देखें। सैलरी की अगर अपन बात करें तो सैलरी भी लगभग BAMS, BHMS, BUMS जैसा ही सैलरी रहता है, बट अभी बहुत सारे नेचुरोपैथी में स्कोप बढ़ चुके हैं। जैसे बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं, योगा ट्रेनर्स हैं, वो बहुत अच्छा हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या नेचुरोपैथी सेंटर्स हो गए, उन पे भी एक अच्छा हैंडसम सैलरी, और डॉक्टर्स को भी एक अच्छा हैंडसम सैलरी मिलने लग गया है। जैसे पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं जिनमें भी अच्छी सैलरी पैकेज पे लोग जा रहे हैं। तो अगर अपन नॉर्मल सैलरी की बात करें तो 25,000 से 50,000 तक BNYS कोर्स के बाद आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि कहाँ कहाँ लग सकता है, तो हॉस्पिटल्स हो गए, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, नर्सिंग होम्स हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, सभी में आपको जॉब मिल सकती है और आगे प्लेसमेंट के स्कोप मिल सकते हैं। अगर अपन डेजिग्नेशन की बात करिए, क्या क्या डेजिग्नेशन की जॉब मिल सकती है, तो इसमें सभी तरह की जॉब मिल सकती है। जैसे नेचुरोपैथी फिजिशियंस हो गए, थेरेपिस्ट हो गए क्लिनिक्स में, उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर हो गए, उसके अलावा ट्रेनर्स हो गए, योगा ट्रेनर्स हो गए, नेचुरोपैथी ट्रेनर्स हो गए, और बड़े बड़े जैसे पतंजलि और इनके जो डाबर के सेंटर्स हैं उनके ऊपर अच्छे फिजिशियन की जॉब मिल सकती है। सभी तरह की जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। काफ़ी सारे इंडिया में हर स्टेट वाइज कॉलेजेस अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज भी अवेलेबल है। जैसे राय बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर, महर्षि अरविंदो सुभारती यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस मेरठ, संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो वो भी आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। तो हमने BNYS कोर्स के बारे में डिटेल देखी। अगर इस इन्फॉर्मेशन के अलावा भी आपको BNYS के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनमें बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए स्कोप अवेलेबल है। अभी अगर अपन देखें पिछले कुछ सालों में तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स का ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और नीट कैंडिडेट्स का भी ग्राफ रेगुलर बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स बायोलॉजी की तरफ लोगों का रुझान, बच्चों का रुझान बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम और भी कोर्सेज जो हैं, इसके अलावा भी जितने कोर्सेज हैं उन सब के बारे में वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप इसके लिए सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल इसका सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर वो भी हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो हमसे ले सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन, और आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आपको पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं वो है BPT के ऊपर। BPT का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कोर्स है उसका डिमांड अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत बढ़ता जा रहा है, और फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। और WHO का अगर हम आंकड़ा देखें पुराना तो उसके अंदर जो निकल के आया है उसमें है कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उसके एवज में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम है। और अगर हम इसका स्कोप लेवल देखें तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, हर फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत आज की डेट में बहुत है। तो आज हमारा जो कोर्स है वो है BPT कोर्स, जो कि फिजियोथेरेपी जो कोर्स है वो स्पेशली होता है हेल्थ के रिगार्डिंग और फिजिकल मूवमेंट के रिगार्डिंग। फिजिकल मूवमेंट के लिए ये कोर्स है, और आज हम इसके ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे। BPT कोर्स के अंदर जो कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टोटल कोर्स जो होता है वो 4 ईयर का होता है। 4 ईयर का कंप्लीट BPT कोर्स है, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। पूरा 4 साल का कोर्स है, साथ में इसके 6 मंथ की इंटर्नशिप भी है। तो 4 साल और 6 महीने का ये अगर अपन ड्यूरेशन देखेंगे तो कंप्लीट ड्यूरेशन जो बनता है इसका 4 साल 6 महीने का ड्यूरेशन बनता है। BPT कोर्स की अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें 10+2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपका 10+2 विथ 50% इन PCB,
ये तो होना ही चाहिए। साथ में इसके साथ कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो एंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग स्टेट का, जैसे कर्नाटका का अलग एग्जाम है, महाराष्ट्र का अलग एग्जाम है। तो इस तरह से कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके थ्रू भी आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें, बीपीटी कोर्स के अंदर जो सिलेबस आपका आता है वो आपका आफ्टर 12 जो पूरा प्रोग्राम चलता है 4 साल का, उसमें अगर हम बात करें तो इसमें एनाटॉमी है, नर्सिंग पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री है, फर्स्ट एड है, फिजियोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, और इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें सिलेबस के रूप में पूरे आपको कवर होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप देखें। अगर एवरेज अपन फीस की बात करें तो ये 1 लाख से लगाकर 5 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो हर एक कॉलेज का अपना अलग फीस स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आप पहले कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख लें, उसके हिसाब से आगे फर्दर प्लान करें। कुछ अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर हो गया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना हो गया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके और आप मुझसे लिस्ट ले सकते हैं, और उन कॉलेज की पर्टिकुलर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर कॉलेज का जो सिलेबस है सब कुछ आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप से थ्रू ले सकते हैं। बीपीटी कोर्स के बाद आप किस तरह का काम कर सकते हैं उसके लिए है, जैसे स्पोर्ट्स फिजियो रिहेबिलिटेटर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, कंसल्टेंट्स हो गया, इस तरह की पोस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी डिपेंड ऑन यू कि आप किस लेवल पे अपना वर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट की जो जॉब है, अगर मान लो पर्टिकुलर आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब ज्वाइन करी है तो मान लो वहाँ पे आपकी सैलरी होती है 25,000। एक सिंपली अगर हम समझते हैं कि 25,000 अगर आपकी वहाँ पे सैलरी है और आपने 10 to 4 या 10 to 5 हॉस्पिटल में अपनी ज्वाइनिंग करी है, 10 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, साथ में आप चाहें तो अपना पर्सनल भी आप साथ में कर सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स आपने घर की विजिट के लिए प्लान कर लिए, जो कि पेशेंट के घर पे जाके आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको फिजियो दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा हैंडसम अर्निंग आप इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर एक सिंगल विजिट की बात करें तो 250 से 300 रुपये, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में 250 से 300 रुपये पर विजिट चार्ज फिजियोथेरेपिस्ट लेता है अगर आपके घर पे आके आपको ट्रीट करता है। तो अगर इट मीन्स अगर आप सोचते हैं कि 2 से 3 विजिट भी पर डे अगर आप प्लान कर लेते हैं तो ये एक आपके लिए एडिशनल अर्निंग सोर्स हो जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अर्निंग सोर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप लेवल है कि वो स्टार्टिंग अपना हॉस्पिटल भी प्लान कर सकता है, साथ में अपनी पर्सनल भी कर सकता है। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकता है। तो अपना खुद का क्लिनिक अगर करता है तो अगर 10 पेशेंट भी अगर उसके परमानेंट होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। इसमें जो जॉब एरिया है जहाँ रिक्रूटमेंट आपको मिल सकता है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, उसके अलावा जिम हो गए, काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब बहुत सारा स्कोप लेवल है, आप कहीं पे भी अपना, क्योंकि आज की डेट में हर जगह हर हॉस्पिटल के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट तो होती ही है। अगर मान लो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की 2-2, 3-3 बंदों की भी ज़रूरत होती है, तो आपको जॉब में कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं कि डीपीटी जैसे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी हो गया। उसके अलावा अगर आगे फर्दर बीपीटी के बाद आप मास्टर्स करना चाहते हो तो एमपीटी भी अवेलेबल है, मास्टर इन फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स अवेलेबल है, एमबीए प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आगे फर्दर आप चाहें तो इसमें फॉरेन की जॉब्स भी अवेलेबल है। बहुत सारी अच्छी से अच्छी कंट्री के अंदर आज की डेट में डिमांड बढ़ती जा रही है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो फिजियोथेरेपिस्ट चाहे तो जैसे यहाँ से बीपीटी कोर्स करने के बाद में वो फॉरेन में जाके भी अपनी जॉब देख सकता है और वहाँ पे एक अच्छे हैंडसम अर्निंग सोर्स कर सकता है। आज अपन ने फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में समझा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे हमको और बताएं कि बायोलॉजी कोर्स से रिलेटेड हम और कौन कौन से वीडियो बनाएं, कौन सा कोर्स है जो आप चाह रहे हैं जिसके बारे में जानना, तो हम उस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो ज़रूर लेके आएंगे और आपको ज़रूर वीडियो बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग कोर्सेज़ के ऊपर। नर्सिंग कोर्सेज़ काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं नर्सिंग में और नर्सिंग फील्ड भी बहुत वास्ट फील्ड है।
और जो बच्चे जैसे MBBS कोर्स नहीं कर पाते हैं या दूसरे जो अदर कोर्सेज आयुष के कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे नर्सिंग कोर्सेज की तरफ मूव करते हैं। और आफ्टर नीट भी जैसे जो बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, MBBS कॉलेज मिल जाता है, वो पहले MBBS कॉलेज की तरफ चले जाते हैं और लास्ट में अगर जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है तो फिर वो नर्सिंग कोर्सेज की तरफ जाते हैं। नर्सिंग कोर्सेज में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे ANM हो गया, GNM हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो गया, तो इस टाइप से कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसमें आज हम जो बात करें आफ्टर 12th BSc नर्सिंग की, जो कि एक बहुत ही वेल नोन कोर्स है, उसके अलावा बहुत ही अच्छा कोर्स है। आगे फ्यूचर के हिसाब से भी BSc नर्सिंग कोर्स बहुत बेस्ट है। BSc नर्सिंग का अगर अपन मीनिंग की बात करें तो BSc पहला टॉपिक तो BSc है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग कोर्स है जिसमें आपको पूरा जो कोर्स ड्यूरेशन है उसके अंदर नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड पूरी स्टडी चलती है। और अगर अपन कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन जो इसका है वो है 4 ईयर का। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहती है। इसमें कुछ पार्ट आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलती है और कुछ इंटर्नशिप के रूप में पूरी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में भी करनी होती है और थ्योरी प्रैक्टिकल सारा सब कुछ चलता है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो इसमें सिंपली 10+2 मिनिमम बच्चे को 12 पास होना चाहिए 50% से। कुछ कॉलेज इसमें 45% पे भी एडमिशन लेते हैं और कुछ कॉलेज का 55% तक एडमिशन हो पाता है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर अपन बात करें तो 50 to 55% बच्चे के पास एग्रीगेट अपना मार्क्स होना ही चाहिए और उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उसने 12th की होनी चाहिए, तभी जाके उसको नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। और सेकंड इसमें ये है कि नीट भी इसमें अब रिक्वायरमेंट होने लगी कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कुछ आर्म्ड फोर्सेस के कॉलेज हो गए या कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए जो विदाउट नीट एडमिशन नहीं लेते। कुछ स्टेट के कॉलेजेस नीट के बिहाफ पे ही इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। और कुछ स्टेट ऐसी है, जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में RUHS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसके थ्रू ही एडमिशन प्रोसेस होगा। इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना कंपलसरी है और उसके थ्रू ही काउंसलिंग प्रोसेस होती है और उस काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिल पाता है। तो राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप RUHS का फॉर्म जरूर भरें और एंट्रेंस एग्जाम दें और उसकी काउंसलिंग अपीयर करें। काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसे ही जो कुछ बड़े कॉलेजेस हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट का पर्टिकुलर आप पूरा चेक कर लें। इसमें 2 कोर्सेज हैं आफ्टर 12th की। फर्स्ट तो हो गया अपना BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग में आपको 10+2 PCB से होना जरूरी है और एक होता है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक इन द सेंस आपका 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में अगर आपने मान लो कि इसका दूसरा कोर्स किया हुआ है, GNM ANM किया हुआ है, तो उसकी डिग्री चाहिएगी। और उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा कोर्स किया है GNM ANM, तो डिप्लोमा चाहिएगा। उसके साथ आपको स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद आप इसमें 2 साल के अंदर आप अपना BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हम BSc नर्सिंग कोर्स में सिलेबस की बात करें तो इसमें काफ़ी वास्ट सिलेबस आता है। पूरा 4 साल का कोर्स है और इसमें कंप्लीट आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे MBBS का भी कुछ पार्ट इसमें मिलता है, आपको आयुष का भी कुछ पार्ट मिलता है। तो अगर अपन सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको पूरा मिलेगा, एनाटॉमी पूरा पढ़ने को मिलेगा, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, फार्माकोलॉजी, सोशोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें चलेगा आपका, और सभी तरह के इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे। और लिस्ट हम इसमें अटैच भी कर रहे हैं तो आप उसको पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब अगर आफ्टर BSc नर्सिंग हम जॉब स्कोप की बात करें या जॉब्स कैरियर ऑप्शंस की बात करें कि आपको किस पोस्ट पे जॉब मिल सकती है, किस तरह की जॉब मिल सकती है, तो उसमें हो गया नर्स की जॉब मिल सकती है, होम केयर नर्स की जॉब मिल सकती है, नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, नर्स मैनेजर की जॉब मिल सकती है, नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। तो इस तरह की वार्ड नर्स की जॉब मिल सकती है। ये सभी तरह की जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती है और आप पूरी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो फ़ीस डिपेंड ऑन कॉलेज की आप किस स्टेट में हैं, किस कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फ़ीस सभी जगह वेरिएशन रहता है। जबकि अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो फ़ीस बहुत ही कम रहती है, अप्रॉक्सीमेट 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में आपका पूरा नर्सिंग कोर्स हो जाता है। और लगभग अगर अपन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये आपको 10,000 से लगाकर आपकी 2 लाख रुपये तक फ़ीस हो सकती है।
अब अगर इनकम सोर्स की बात करें कि अगर फ्यूचर में जैसे बीएससी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका सैलरी पैकेज क्या लग सकता है, तो सैलरी भी हमेशा डिपेंड ऑन कैंडिडेट रहती है कि आप किस लेवल के हॉस्पिटल में जाके नर्सिंग जॉब कर रहे हैं। अब मान लो कि आप एम्स में जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब अपोलो 40 जैसे हॉस्पिटल में है तो आपकी सैलरी अच्छी रहेगी। यहीं अगर आप एक लोकल स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट स्टेशन या तहसील स्टेशन के ऊपर आप एज ए नर्स जॉब करते हैं तो थोड़ी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर अपन एवरेज सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट हो सकती है 20 से 25,000 रुपये सैलरी आप स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं कि आपको मिल सकती है। और अगर आप ईयरली सोचें तो 3 लाख से लगाकर 6-7 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक आपको जॉब मिल सकती है और उसके ऊपर ग्रोथ आपकी मेहनत के ऊपर रहेगी। नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 800 से ऊपर कॉलेजेस इंडिया के अंदर है जो नर्सिंग कॉलेज हैं। तो आप इतने सारे कॉलेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगर अपन प्लेसमेंट एरिया की बात करें कि आपको रिक्रूटर्स किस टाइप के मिल सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, क्लिनिक्स में मिल सकती है, डिस्पेंसरी में मिल सकती है, और कोई स्मॉल टाउन में कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट तो उसमें भी जॉब मिल सकती है। तो अगर अपन बात करें कि टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, ग्लोबल हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, काफ़ी सारे जो बड़े नेम्स हैं ये एक टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं। तो आप इन सब हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं और किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप जिस स्टेशन के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट स्टेशन के हैं और कोई मेट्रो सिटी के, हर जगह हॉस्पिटल्स अवेलेबल है और वहाँ पे आपको नर्सिंग की जॉब अवेलेबल है। आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगर अपन बात करें कि आगे और फर्दर स्टडी क्या कर सकते हैं, तो आप जैसे बीएससी नर्सिंग है उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी में काफ़ी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आप उसमें स्पेशलाइजेशन में आप प्लान कर सकते हैं। जैसे एमएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी न्यूरो साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, काफ़ी सारे अवेलेबल है। तो आप एमएससी में काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, एमबीए में अवेलेबल है। तो आप ये सारे फर्दर पोस्ट स्टडी के पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में आप इसको पीजी कोर्स में ले सकते हैं। कॉलेज की अगर अपन बात करें तो सीएमसी वेलोर हो गया, सीएमसी लुधियाना हो गया, केली यूनिवर्सिटी हो गया, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। राजस्थान में भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज हैं और काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, निम्स यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे नर्सिंग कॉलेज हैं। तो नर्सिंग कॉलेज की कोई कमी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी कोई कमी नहीं है और अच्छे से अच्छे कॉलेज अवेलेबल है। गवर्नमेंट में एसएमएस बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, तो आप प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेजेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। बीएससी नर्सिंग के बारे में देखा, बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप लेते हैं तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स, क्योंकि इसके बाद आपको जॉब स्कोप्स बहुत अवेलेबल हैं। और ऐसा है कि आज काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल पाती, लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको 100% जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे और इंटरव्यूज़ देंगे तो आपको आराम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो ईजी गोइंग मिल जाएंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी नर्सिंग में जॉब आराम से मिल जाएगी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो आपको अगर हमारा ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और उससे हम आपको नए नए टॉपिक बना के देंगे, नए नए टॉपिक पे वीडियोस ला के देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ महावीर जैन। और अभी हमने पहले वाला वीडियो देखा बीएमएस का, उसके बाद हमने बीएचएमएस का वीडियो देखा। अब हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है बीयूएमएस के ऊपर, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यूनानी मेडिसिन एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, वैसे ही यूनानी मेडिसिन भी एक अपने आप में एक मेडिसिन है। इलाज का अपना एक तरीका है, जिस तरह की आयुर्वेद से लोगों का इलाज होता है, होम्योपैथिक टैबलेट्स और लिक्विड से इलाज होता है, वैसे ही यूनानी मेडिसिन के थ्रू भी इलाज होता है। तो अब हम जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस के अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो सेम एज इट इज़ बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, तीनों का कोर्स ड्यूरेशन सेम है
तो BUMS का भी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल, जिसमें से 4.5 साल तो पूरा अकेडमिक्स चलता है, प्रैक्टिकल्स चलते हैं, और 1 साल का इंटर्नशिप है। तो टोटल 4.5 प्लस 1 5.5 साल का अपना एक कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो एलिजिबिलिटी भी सेम एज इट इज़ BMS, BHMS और BUMS तीनों का सेम एज इट इज़ है, कोई भी फ़र्क नहीं है। 10+2 में बच्चे को PCB चाहिए विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स उसके पास होने चाहिए PCB में, और 50% वाला स्टूडेंट BUMS के अंदर अपना अप्लाई कर सकता है। साथ में उसको नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको 100% अपीयर करना है, तभी आपको BUMS कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और BMS, BHMS, BUMS भी बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और यूनानी मेडिसिन भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो आप इस फील्ड को भी अपने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में चूज़ कर सकते हो। यूनानी मेडिसिन के भी काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। तो उसमें से जैसे अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हो गया, संस्कृति यूनिवर्सिटी हो गया, देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज हो गया, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। और उसकी लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में और डाल दूँगा। आप कॉलेजेस की लिस्ट चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप से भी मुझसे पूरी लिस्ट ले सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं कि BUMS का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लगभग BMS, BHMS जैसा ही फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का लगभग 30,000 से लगाकर 50,000 तक फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, और प्राइवेट कॉलेजेस का अगर अपन बात करते हैं तो 1,20,000 से लगाकर 3.5 लाख रुपये के बीच में एवरेज। कुल मिला के BMS, BHMS, BUMS का लगभग जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 20-25 हज़ार रुपये से लगाकर आपका 3-3.5-4 लाख रुपए तक पड़ सकता है। डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है। स्टेट वाइज भी ये फ़ीस डिफ़र करेगा, तो हर एक कॉलेज का अपना एक अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो BUMS में भी लगभग सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो BMS, BHMS और BUMS में लगभग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रोसेस है या जिस टाइप की जॉब स्कोप्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं, बस फील्ड अलग अलग है। तो आयुर्वेदिक में और थोड़ा अपन अच्छा मान सकते हैं, उसमें लगभग होम्योपैथिक में उससे थोड़ा कम, बट लगभग वैसा ही, और यूनानी में भी लगभग वैसा ही 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार तक अपन हाई टू हाई सैलरी प्लान करके चल सकते हैं। और फिर उसमें फर्दर ग्रोथ तो धीरे धीरे आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर करनी होगी। और मान लो कि आपने खुद का हॉस्पिटल डाला तो उसमें आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर BUMS के बाद अपन रिक्रूटिंग एरियाज़ की अगर अपन बात करें तो यूनानी कॉलेजेस हो गए, यूनानी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूनानी क्लिनिक्स हो गए, यूनानी कंसल्टेंट्स हो गए, आप ये सभी तरह के फील्ड्स के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और फार्मेसी के अंदर भी अपन काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फील्ड्स जैसे आयुर्वेदिक में है, जैसे होम्योपैथिक में है, वैसे ही आपको यूनानी मेडिसिन में भी मिल जाएंगे। अगर अपन जॉब पोजीशन की बात करें तो सेम एज इट इज़ है, जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, हकीम हो गए, प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ये सभी जॉब पोजीशंस है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर आप काम कर सकते हो। BUMS में भी आप सेम फर्दर अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो MD प्रोग्राम अवेलेबल है। आप बाद में BUMS के बाद में आप MD प्रोग्राम में इंटर कर सकते हो, और वहाँ पे सभी तरह की स्ट्रीम सबको अवेलेबल है। PhD प्रोग्राम भी अवेलेबल है, MS प्रोग्राम भी अवेलेबल है, तो वो सभी प्रोग्राम में आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस भी लगभग सेम है। BMS, BHMS, BUMS तीनों सेम साइट से प्रोसेस कर सकते हो। AACCC जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग के लिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा दी गई है, उसके ऊपर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें यूनानी मेडिसिन सेलेक्ट करके आप आगे काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। आज हमने देखा कि BUMS, BMS, BHMS सभी तरह की अभी तक मैं वीडियोस डाल चुका हूँ। आगे फर्दर भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारा, जो भी नए वीडियोस आते रहे उनको आप देखते रहें, उससे गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। और फिर भी आपको कोई सजेशंस हो, कोई आपको चीज़ लगती है कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इस कोर्स के ऊपर, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर, इस कॉलेज के ऊपर, तो आप हमें वो नीचे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट होकर मुझे बता सकते हैं।
और उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ महावीर जैन, और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स MBBS कोर्स या BMS, BHMS, BUMS या जो बड़े कोर्सेज हैं जिनमें अच्छा फ़ीस स्ट्रक्चर है, बड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर है और कोर्स ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, अगर उन कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं और एक शॉर्ट टर्म कोर्स में जाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म कोर्स करके और जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही फ्रूटफुल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। DMLT कोर्स की अगर हम बात करें, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है, अगर हम इस कोर्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इसके नाम से ही क्लियर है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का जो वर्क है, लेबोरेटरी के अंदर जो वर्क है, एक तो जो डिपार्टमेंट हो गया वो पूरा हो गया डॉक्टर्स का, फिजिशियंस का, सर्जन्स का, और उनके बैक एंड में जो सारा काम करते हैं वो कौन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बार फ्रंट पे नहीं आते हैं, लेकिन उनका मेन रोल प्ले होता है। आज कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी हॉस्पिटल में आप जांच कराने जाते हैं, कुछ भी डिजीज़ के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको लिखता है कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए, यूरिन सैंपल दीजिए। तो उन सब की जो आपके ब्लड की जाँच है, यूरिन की जाँच है, एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI होगी, या जितनी भी बैक एंड में आपकी रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर होती है, रिपोर्ट्स जो बनती है या रिपोर्ट्स की जो जांच होती है, वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं और वो इन कोर्सेज में आते हैं। मल्टी कोर्स जो है, अगर अपनी इसके लेवल की बात करें तो ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में, जिसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं, बैचलर भी होती है, PG भी होती है, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आफ्टर 10th भी कोर्सेज अवेलेबल है, आफ्टर 12th भी कोर्सेज अवेलेबल है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है डिप्लोमा कोर्स की, जो आफ्टर 10+2 होता है, 12th क्लास के बाद में आपको इस कोर्स में एंट्री मिल सकती है। ये है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा कोर्स है तो जाहिर सी बात है, डिप्लोमा कोर्स का जो ईयर ड्यूरेशन रहता है वो 2 ईयर प्रोग्राम है। और ये 2 ईयर प्रोग्राम कम्प्लीटली चलता है, जिसमें आपकी थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, ट्रेनिंग्स और सभी चलते हैं। और उसके साथ आप एक स्मॉल इंटर्नशिप भी आप किसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, वो सभी चीज़ इसमें रहती है। 2 ईयर का कंप्लीट प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 10+2 में 45% से 50% चाहिए। उसमें डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। कोई कॉलेज आपको मिनिमम 50% पे एडमिशन देगा, कुछ कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्मॉल कॉलेजेस हैं उनमें 45% पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और स्पेशली ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में अब पैरामेडिकल काउंसिल बन चुकी है, जैसे राजस्थान में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल बन चुकी है, तो उसकी काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है। तो राजस्थान में के अगर आप स्टूडेंट हैं तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस भी जो है राजस्थान RPMC की थ्रू आपको प्रोसेस करना होगा। और उसके अलावा स्पेशली ऐसा कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, जैसे नीट वगैरह जो दूसरे कोर्सेज़ के लिए चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। बस इसमें 12 मार्क्स पे ही मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है। बट जहाँ स्टेट काउंसलिंग है, जहाँ पैरामेडिकल काउंसिल, जैसे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, तो वहाँ पे आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। और बाकी कुछ कॉलेजों का अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एडमिशन प्रोसेस करेंगे, तो वो आप डिफरेंट कॉलेजेस का आप डिफरेंट चेक कर सकते हैं। DMLT कोर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बहुत ही सस्ता है, 10,000 रुपये साल का कोर्स है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे ये जो कोर्स है लगभग आपका 20,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है, 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज के अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डिप्लोमा के ऊपर आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगा। तो DMLT कोर्स भी अगर अलग अलग कॉलेजेस का आप देखेंगे तो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर में वेरिएशन सभी कॉलेजेस में मिलेंगे। तो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं उसका फीस स्ट्रक्चर उसका ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यदि की बात करें अपन तो सैलरी स्टार्टिंग में बहुत कम होती है, क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिप्लोमा प्रोग्राम के अलावा भी जो इसमें स्कोप लेवल है स्टार्टिंग में आपको कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आपका
परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा तो आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलने लग जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको किसी भी हॉस्पिटल में आराम से मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर आपका जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगी आपकी, वैसे ही सैलरी में भी ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी। रिक्रूटमेंट फील्ड्स की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई। अब तो हर सिटी के अंदर बहुत सारी लैब्स भी लग रही है जो अलग अलग तरह की जांचों के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की जॉब इसमें अवेलेबल है। मल्टी कोर्स की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, तो इसीलिए ये बहुत बेस्ट है क्योंकि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों अवेलेबल है। सेकंड चीज़ डिमांडेड कोर्स है क्योंकि आज की डेट में हॉस्पिटल में सबसे पहले आप जाते ही पहले डॉक्टर से मिलेंगे तो सबसे पहले आपको जांच लिखी जाएगी और टेस्ट के बिहार पे ही आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर डीमल्टी कोर्स में सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, सभी तरह के सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर कुछ आपको बताऊं तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोस्टैटिक्स हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, अप्लाइड जेनेटिक्स हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया और काफ़ी सारे इसमें स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो आप इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें कि आफ्टर डीमल्टी कोर्स आपको किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स मिलेगी, तो इसमें मेडिकल टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, लेबोरेटरी मैनेजर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, लेबोरेटरी टेस्टिंग मैनेजर हो गया। काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, तो आप इन सब जॉब प्रोफाइल्स में से कोई भी जॉब प्रोफाइल पे प्लेस हो सकते हैं। जिस टाइप का आपका परफॉर्मेंस है, जिस टाइप का आपका स्किल है, उसके ऊपर आपको लेवल पे जॉब मिल सकती है। दिस इज़ महावीर जैन। और अभी पहले वाला जो वीडियो हमने देखा बीएससी नर्सिंग का, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आप बीएससी नर्सिंग कोर्स की रिगार्डिंग अगर जानना चाहते हैं, यूजी कोर्स की रिगार्डिंग अगर जानना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक पे जाके पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम जो अब वीडियो बना रहे हैं, ये कोर्स है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, जीएनएम। जीएनएम कोर्स की अगर अपन बात करें, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स की अगर हम बात करें, तो ये 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग जैसे 4 साल का कंप्लीट यूजी कोर्स है, तो ये क्या है कि डिप्लोमा प्रोग्राम होने की वजह से 1 साल इसमें कम आपका लगता है और डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो ये टोटल कोर्स ड्यूरेशन की अगर जीएनएम की हम बात करें तो 3 साल का कोर्स है और 6 मंथ की इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड हो गई है। तो 3 साल 6 महीने का आपका कंप्लीट कोर्स पड़ सकता है और ये कॉलेज पे भी डिपेंड करेगा। अब अगर जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी वही सेम रहती है जो बीएससी नर्सिंग में रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 10+2 आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। कुछ कॉलेजेस आपको अदर स्ट्रीम में भी एडमिशन देंगे और कुछ कॉलेज में साइंस स्ट्रीम आपकी कंपलसरी रहेगी। तो 12th पीसीबी से, पीसीएम से या आर्ट्स कॉमर्स, आप किसी भी फील्ड के 12th पास स्टूडेंट है तो आप जीएनएम कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस आपको कोई सी भी स्ट्रीम से एडमिशन दे सकते हैं क्योंकि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है। उसके बाद अगर आपको पोस्ट बेसिक करके आप बीएससी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सच कोई सेंट्रल लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल जीएनएम हो गया, केरला जीएनएम हो गया, महाराष्ट्र जीएनएम हो गया, कुछ स्टेट्स में जीएनएम के लिए अलग से एग्जाम होता है, तो आप वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं और कुछ कॉलेज अपना खुद का कोई एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा इसमें स्पेसिफिक कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ओनली 12th मेरिट बेसिस ही इसमें एडमिशन होता है कि कॉलेजेस सबसे पहले स्टूडेंट का 12th जो स्कोर है उसके ऊपर एडमिशन अपना मेरिट लिस्ट करते हैं, मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस करते हैं। जीएनएम आपको मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है, लेकिन वहाँ पे बीएससी नर्सिंग ज़्यादा है। तो जीएनएम कोर्स की अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 40,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक आपकी जीएनएम की फ़ीस की रेंज हो सकती है और अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, तो आप पर्टिकुलर कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लें।
सैलरी की अगर अपन बात करें तो जीएनएम कोर्स के बाद में सैलरी स्कोप जो मिल सकता है वो 20-25 हज़ार से स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप किस लेवल के हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे हैं। बाकी रेंज की अगर अपन बात करें तो 35 हज़ार से 42 हज़ार रुपये तक, 45 हज़ार रुपये तक आपकी रह सकती है सैलरी लेवल, बट डिपेंड ऑन स्टूडेंट कि वो किस लेवल का परफॉर्म कर रहा है। के कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो सीएमसी वेल्लोर हो गया, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हो गया, जामिया हम्बर्ड हो गया और सीएमसी लुधियाना हो गया। इसी तरह से हर एक स्टेट में, हर स्टेट के अंदर आपको जीएनएम के कॉलेजेस मिल जाएंगे और काफ़ी सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएनएम कोर्स के लिए आप जिस भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं उस स्टेट में आप अप्लाई करके कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स के लिए आपको कोई अदर स्टेट या कोई बड़ी जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल स्टेट के अंदर भी जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और फ्यूचर में जॉब भी ले सकते हैं। और फॉरेन में भी अगर बाद में आपको जाना है तो आप फॉरेन में, अब्रॉड में भी जॉब करने जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स करने के बाद में। जॉब डेजिग्नेशन की अगर अपन बात करें तो फॉरेंसिक नर्स हो गया, क्लिनिकल नर्स कंसल्टेंट हो गया, नर्सिंग टीचर हो गया, ट्रैवलिंग नर्स हो गया, इस तरह की आप जॉब भी कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स करने के बाद में आप टीचर भी बन सकते हैं और बीएससी नर्सिंग के बाद में भी आप ट्यूटर बन के जीएनएम वालों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन फील्ड में भी आपको जॉब मिल सकती है। कोर्स के बाद स्कोप लेवल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसमें आपको ये देखना होगा कि आप जीएनएम जिस कॉलेज से कर रहे हैं उसके पास मान्यता है या नहीं है। थोड़ी सी मान्यता आप चेक करके ही एडमिशन लें, क्योंकि जीएनएम कोर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि अदर स्टेट में एडमिशन होता है और वहाँ जाके एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस इस तरह से करते हैं। तो जिस कॉलेज के पास मान्यता नहीं है, जैसे राजस्थान में आरयूएचएस से मान्यता नहीं है, तो आप थोड़ा सा मान्यता चेक करके ही एडमिशन लें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उससे बेटर बीएससी नर्सिंग कोर्स में ही एडमिशन लें, ताकि उससे आपको जॉब स्कोप भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि जीएनएम के बाद में भी 2 साल का पोस्ट बेसिक आप करके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे, उससे बेटर है कि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में जॉब स्कोप भी अच्छा मिलेगा और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम ना करके डिग्री में करना चाहते हैं तो उनके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन है, जॉब स्कोप वाइज भी, सेफ्टी वाइज भी, सिक्योरिटी वाइज भी। अदरवाइज आप जीएनएम कोर्स भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कोई अच्छा कॉलेज है तो आप उससे कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, आज अपन ने जीएनएम कोर्स के बारे में इसके अंदर देखा। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको किस कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस कोर्स के ऊपर वीडियो उनको ला के दे देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ महावीर जैन और आज मैं आपके लिए जो कोर्स लेके आया हूँ वो सबसे डिमांडेबल और आफ्टर बायोलॉजी सबसे ड्रीम कोर्स होता है बच्चे का। सबसे पहले बच्चा बायोलॉजी लेता है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो जो सोचता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। अब एमबीबीएस कोर्स की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, और सबसे डिमांडेबल कोर्स होने के साथ साथ ही सबसे आरओई वाला कोर्स है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर किसी कोर्स में है और सबसे नोबल जॉब अगर कोई है और सबसे टॉप प्रोफेशनल डिग्री में अगर हम किसी की नाम लेते हैं तो वो लेते हैं एमबीबीएस कोर्स का। तो चलो शुरू करते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए कंप्लीट डिटेल्स। इस कोर्स के कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 5.5 ईयर का इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जबकि इंडिया से बाहर अगर हम अब्रॉड की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में 5 ईयर है, कुछ कंट्रीज़ में 6 ईयर कोर्स है। और अगर 5.5 ईयर की बात करें तो उसमें से 4.5 ईयर मतलब 4.5 साल तो आपका कंप्लीट एकेडमिक्स चलता है और 1 साल का कंप्लीट इंटर्नशिप होता है, जो कि मैंडेटरी है इंटर्नशिप कंप्लीट करना। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए जो एज क्राइटेरिया चाहिए वो मिनिमम 17 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपको 12th में पीसीबी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ही चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए। और पीसीबी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और SC ST और OBC में थोड़ा सा कम परसेंटेज चलता है, 40% से अप्रॉक्स आपको होना ही चाहिए। उसके अलावा बच्चे को 12th में 50% मार्क्स के साथ साथ में सबसे पहले जो मेन टॉपिक है नीट का एग्ज़ाम बच्चे को देना कंपलसरी है। विदाउट नीट इंडिया में अब एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन नहीं होता है। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस और जो अदर कोर्सेज है उसमें भी आपको नीट कंपलसरी है। तो इस बार अगर 2022 की बात करें तो नीट का फॉर्म आ चुका है और अभी चल रहा है और लास्ट डेट 20 मई है। तो आप फटाफट से, आज लास्ट डेट है ये समझ के आज फॉर्म जिस भी बच्चे ने नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर दे।
और सबसे मेन बच्चे को नीट का एग्ज़ाम कंपलसरी है, नीट के अंदर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पीसीबी से बच्चा होना चाहिए 50% प्लस नीट क्वालिफाई उसको होना चाहिए। जो कट ऑफ रहेगी, हर साल की कट ऑफ अलग रहती है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नीट कंपलसरी है और नीट में क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है, उसके बाद जाके आपको एडमिशन मिल सकता है। नीट एग्ज़ाम की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्ज़ाम जो होता है ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक ही एग्ज़ाम अब धीरे धीरे कंपलसरी हो गया है हर एक कोर्स के लिए, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स करते हैं, जिसमें से आयुष के कोर्सेज हो गए और मेनली अपना एमबीबीएस प्रोग्राम हो गया। तो एमबीबीएस के लिए आपको जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो हर साल आपका कंडक्ट होता है जून जुलाई के अप्रॉक्स, और इस साल भी 2022 में ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 17 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 20 मई है। तो आप फटाफट से इसका फॉर्म भर लें, और फॉर्म भरने के लिए आप neet.nta.nic.in के ऊपर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नीट का जो फॉर्म है वो आपको neet.nta.nic.in पे फॉर्म फिल करना है। ये जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो हर साल जो एग्जामिनेशन होता है वो एनटीए कंडक्ट कराता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी एनटीए की साइट पे मिलता है। देन आफ्टर जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस करनी होती है, और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो एमसीसी की वेबसाइट पे कंप्लीट करना होता है। एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, इस पे जाके आपको कंप्लीट एप्लीकेशन अपना प्रोसेस करना पड़ता है फॉर ऑल इंडिया कोटा, और स्टेट वाइज कोटे के लिए आपको अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वेबसाइट है, उसके थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। जो ऑल इंडिया का 15% कोटा है वो एमसीसी के द्वारा कंडक्ट होता है, और 85% जो कोटा है, स्टेट का कोटा है, वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कंप्लीट होता है। का जो एग्जामिनेशन है वो टोटल जो 720 नंबर का होता है। और अगर अपन कट ऑफ की बात करें, जैसे 2021 के एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी में 138 नंबर था। 138 नंबर मिनिमम जनरल कैटेगरी में चाहिए, तभी जाके आपको कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है, कॉलेज मिल सकता है। वैसे इंडिया के अंदर 138 नंबर पर कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, बट अब्रॉड कंट्रीज में आप 138 नंबर के ऊपर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जा सकते हैं। और अगर SC/ST OBC की बात करें हम तो 108 नंबर कट ऑफ नंबर था। एमबीबीएस कोर्स की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बहुत कम होता है। जिस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है मतलब उसका तो लाइफ सेट है। अदरवाइज अगर इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं मिल पाता है, और फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर हम बात करें तो ये आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 35,000 से लगाकर 21 लाख रुपए तक इस कोर्स का पर ईयर फीस हो सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेजेस। बट अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज उससे बढ़िया ऑप्शन तो फिर आपको अब्रॉड कंट्रीज में मिल जाएगा, जो कि कम फीस और बेटर फैसिलिटीज़ के साथ मिल जाएगा। बात करें एमबीबीएस कोर्स करने के बाद सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो नो बार की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट अप टू स्काई है कि आप एमबीबीएस कोर्स करने के बाद में आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और किस लेवल की सिटी के अंदर बैठे हैं, किस लेवल के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। तो प्रैक्टिसिंग एरिया जो है बहुत वास्ट है और जॉब स्कोप्स भी बहुत अनलिमिटेड है। और अगर अपन नॉर्मल सैलरी की बात करें तो ये ईयरली 5 लाख रुपीज़ मिनिमम है कि आप एमबीबीएस कोर्स करने के बाद 5 लाख रुपए साल तो मिनिमम कमा सकते हैं, बट इससे ऊपर कहीं ज़्यादा जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम बात करेंगे एमबीबीएस कोर्स करने के बाद में आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो आपको एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फिजिशियन बन जाते हैं, जनरल सर्जन बन जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट अवेलेबल है और एज ए फिजिशियन भी आपको काफ़ी अच्छे स्कोप्स मिल जाते हैं। लेकिन फर्दर अगर आप स्टडी करते हैं, एमडी एमएस करते हैं, तो देन आफ्टर सर्जन के लिए सर्जरी के बाद में आपको बहुत अच्छे स्कोप मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे मेन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, क्लिनिक्स अवेलेबल है, खुद का हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं
और आर्मी के हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। ऑल इंडिया में हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है और एमबीबीएस कोर्स के बाद प्लेसमेंट्स की कोई कमी नहीं है। इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और आने वाले कुछ सालों तक तो ये कमी पूरी नहीं होने वाली है। तो एमबीबीएस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप आज की डेट में तो अगर हम देखें तो खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अर्निंग सोर्स बहुत ही हाई है। अगर एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करें कि आफ्टर नीट एग्जामिनेशन आपको इंडिया में कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 562 टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं जो लास्ट ईयर का आंकड़ा था उसके हिसाब से। उसमें से 286 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 276 आपके प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, जिसमें टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 84,000 सीट्स अवेलेबल है। अब अगर हम एमबीबीएस कोर्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें से 19 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, ऑर्थो, पीएसएम, सर्जरी, ओबीजी, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस और डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, इस तरह से कंप्लीट आपके 19 सब्जेक्ट्स इसमें सिलेबस के रूप में कंप्लीट चलते हैं। वो लिस्ट हमने इसमें अटैच की हुई है, आप उसको भी पूरा चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स को इंडिया में जैसे 84,000 अप्रॉक्स सीट्स अवेलेबल है तो ये स्टूडेंट्स को इंडिया में एडमिशन मिल जाता है। अदर स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए अब्रॉड में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज अवेलेबल है और अगर उनका भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया में भी आपको एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे एग्जामिनेशन रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर तरह की गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंप्लीट लिस्ट आपको मिलेगी और प्राइवेट कॉलेजेस की भी कंप्लीट लिस्ट आपको मिलेगी। तो एमबीबीएस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो अभी हमारे आने वाले हैं। तो अभी ये हमारा ऐसे फर्स्ट वीडियो है इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर कंप्लीट वीडियोस आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस की भी, पर्टिकुलर एक एक कॉलेज का वीडियो भी कंप्लीट आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी चीज़ों के रिलेटेड हम देने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले टाइम पे एमबीबीएस से रिलेटेड हर एक कॉलेज का डिटेल और सब कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महावीर जैन और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है और स्पेशल कोर्स के ऊपर है जिसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आफ्टर कोविड तो इसका डिमांड बहुत बड़ा है और लोगों का धीरे धीरे रुझान मेडिकल कोर्सेज की तरफ, मेडिकल स्ट्रीम्स की तरफ बढ़ रहा है। और उसी तर्ज पे आज हमने एक नया कोर्स जो प्लान किया है वो है फार्मेसी। स्पेशली बैचलर लेवल पे आफ्टर 12th फार्मेसी की दो कोर्सेज अवेलेबल है। पहला है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और सेकंड है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फार्मेसी में इन दोनों कोर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, डी फार्मा और बी फार्मा, क्योंकि आफ्टर 12th दोनों कोर्सेज डिमांड में रहते हैं और उसके अलावा बच्चा चॉइस करने में चेक करता है कि मुझे डी फार्मा करना चाहिए, बी फार्मा करना चाहिए, तो वो इसमें कंपैरिजन भी चेक कर सकता है। वैसे दोनों में कोई कंपेयर नहीं है क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर कोर्स है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपेयर करके वो अपना एडमिशन प्लान कर सकता है और आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ के बारे में प्लान कर सकता है। तो अगर हम डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा 2 ईयर प्रोग्राम है जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम है, आफ्टर 12th होता है। उसके अलावा अगर अपन बी फार्मा की अगर बात करें तो बी फार्मा जो बैचलर प्रोग्राम है वो 4 साल का प्रोग्राम होता है, 4 साल की कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो दोनों कोर्सेज में सेम एज लिमिट होती है, 17 ईयर मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए आफ्टर 12th। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग दोनों कोर्स डी फार्मा या बी फार्मा दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम PCBM में 50% मार्क्स होना ही चाहिए। कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कुछ कॉलेजेस 45% पे भी एडमिशन ले लेते हैं, तो वो डिपेंड ऑन की मेरिट बेसिस कौन सा कॉलेज किस परसेंटेज मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर एडमिशन लेगा, वो आपको पर्सनली हर एक कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया अलग से भी है, तो वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अलग अलग कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग है।
डी फार्मा और बी फार्मा हर एक कॉलेज का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है। ये लगभग आपका 10,000 से लगाकर आपका 1,00,000 रुपए तक फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। वैसे डी फार्मा की अगर अपन बात करें तो डी फार्मा 10,000 से लगाकर 50-60 हज़ार रुपये तक मिनिमम फ़ीस रहती है। और अगर बी फार्मेसी की अगर अपन बात करें तो वो आपकी 25,000 से लगाकर 1,00,000 रुपये तक आपकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर आफ्टर कोर्स सैलरी की अगर हम बात करें तो दोनों कोर्सेज में जॉब स्कोप अवेलेबल है, बट ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है फार्मेसी फील्ड है, मान लो आपने एक क्लिनिकल स्टोर लगाया या मेडिसिन के लिए एक स्टोर लगाया और स्टोर के ऊपर आप जितना अपना सेल्स करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही अगर बी फार्मा के बाद में अगर आप एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं तो जितना आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जितना सेल करेंगे उतना स्कोप लेवल आपका बढ़ेगा। तो अगर अपन नॉर्मल सैलरी की बात करें तो ये 25,000 से लगाकर 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। इसमें डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें कि क्या क्या जॉब डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, किस किस फील्ड में क्या क्या डेजिग्नेशन पे जॉब अवेलेबल है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, फार्माकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA हो गया, जूनियर CRA हो गया, डेटा एनालिस्टिक हो गया, BDM हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, काफ़ी सारे डेजिग्नेशंस अवेलेबल है। तो उनमें से आप किस डेजिग्नेशन के ऊपर जाते हो आपका सैलरी पैकेज भी उसी तरह से आपको मिलता है। अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि किस किस तरह की कंपनीज अवेलेबल है तो काफ़ी सारी बड़े नेम अवेलेबल है। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल है, जैसे जाइडस हो गया, कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया। उसके अलावा काफ़ी सारे हॉस्पिटल हो गए जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क हो गया, फोर्टिस हो गया। उसके अलावा सिप्ला जैसी बड़ी कंपनीज अवेलेबल है इस फील्ड में। तो जॉब स्कोप की कोई कमी नहीं है, जॉब स्कोप बहुत अच्छे लेवल पे है। गवर्नमेंट में भी जॉब स्कोप बहुत अच्छे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे स्कोप हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही इसमें आगे सक्सेस आपको मिल पाएगी। तो अगर हम आगे इसके फर्दर अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम्स में अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं और अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुछ कॉलेजेस तो विदाउट एग्ज़ाम भी इसमें एडमिशन लेते हैं, 50% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं जो वहाँ के स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पे बच्चे को लेते हैं, कुछ 12th मेरिट बेस पे लेते हैं। तो अगर अपन कुछ एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे वेस्ट बंगाल का हो गया WB JEE फार्मा, ऐसे ही आपका उड़ीसा का हो गया OJEE फार्मा, राजस्थान का RUHS का फार्मा हो गया, गुजरात का JUJ CET हो गया, उत्तर प्रदेश का UPS EE फार्मा हो गया, महाराष्ट्र का MS CET हो गया, कर्नाटका का KCT हो गया, गोवा का GCT हो गया। इस तरह के जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम है, जो अदर कोर्सेज के लिए भी इन एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे एडमिशन्स लेते हैं कॉलेजेस। तो अगर आपने इन एंट्रेंस एग्जाम को दिया हुआ होगा तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको यहाँ के जो कॉलेजेस है उसमें आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें फार्मेसी के, तो ऑल इंडिया में अच्छे से अच्छे फार्मेसी के कॉलेज अवेलेबल हैं। हर एक स्टेट में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हैं जहां डी फार्मा बी फार्मा कहीं कहीं पे दोनों कोर्स अवेलेबल है और कहीं कहीं पे केवल बैचलर फार्मा अवेलेबल है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी बी फार्मेसी कोर्स अवेलेबल है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज चलते हैं। उसमें से अपन अगर कुछ कॉलेज की बात करें तो जैसे जामिया दिल्ली हो गया, JHU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, DY पाटिल फार्मेसी कॉलेज पुणे हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया, अकेडमी ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस मुंबई हो गया, नरसिंह मोहन जी मुंबई हो गया। काफ़ी सारे टॉप से टॉप इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा हर स्टेट वाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पे फार्मेसी कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर हम मोटा मोटी बात करें कि डी फार्मा और बी फार्मा में बेसिक
डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो एक तो ईयर ड्यूरेशन का फ़र्क है बहुत बड़ा, क्योंकि डिप्लोमा फार्मेसी 2 ईयर का प्रोग्राम है जो कि केवल डिप्लोमा प्रोग्राम है, और बी फार्मेसी जो है बैचलर प्रोग्राम है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। तो एक तो ईयर ड्यूरेशन है, फी स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सेम होता है, प्लेसमेंट्स लेवल भी दोनों में लगभग सेम होता है। बट ये है कि बैचलर फार्मा के बाद में आप बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर अच्छा पोस्ट पे जा सकते हैं। डी फार्मा के बिहाफ पे आप बहुत अच्छी कंपनी के अंदर जॉब, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर रिसर्च वर्क के लिए जॉब थोड़ा कम मिल पाता है। तो बैचलर फार्मा का अगर हम बात करें तो आज की तारीख में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के रूप में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप बी फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चों को लगता है कि मुझे ज़्यादा ईयर ड्यूरेशन का कोर्स नहीं करना है और एक सिंपल कोर्स करके मुझे अपना जॉब लेना है, तो उसके लिए फिर डी फार्मेसी 2 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें आपका ईयर ड्यूरेशन भी कम लगेगा, फीस स्ट्रक्चर भी कम ही खर्च होगा पैसा, और साथ में आपको उसके बाद एक जॉब स्कोप मिल जाएगा। लेकिन आप डी फार्मा करने के बाद में बी फार्मा में भी आप लेटर एंट्री ले सकते हैं। उसमें डी फार्मा 2 ईयर का प्रोग्राम करने के बाद में अगर आपको मान लो कि अपना कोर्स कन्वर्ट करना है या आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो आप बैचलर फार्मा के अंदर लेटर एंट्री ले सकते हैं। उसमें सेकेंड ईयर में आपको बैचलर फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बिहाफ पे आप बी फार्मा भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर बैचलर फार्मा के बाद में अगर अपन आगे फर्दर स्कोप की बात करें तो बैचलर फार्मा के बाद में आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने डी फार्मा और बी फार्मा की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो फर्दर वीडियोज़ है, जो हम आपके लिए नए वीडियोज़, नए कोर्सेज़, नए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो लाने वाले हैं, वो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।